गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इस बार जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का डेटा जो है वो इंडिया का वो ये कह रहा है कि फरवरी के कंपैरिजन में मार्च में थोड़ी सी बहुत ही स्लाइटली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ी सी कम ग्रो हुई है। मतलब ये नहीं कि ग्रो नहीं हुई है, बट द पेस ऑफ ग्रोथ इज़ अ लिटिल बिट स्लो। ठीक है, तो अब ये डेटा क्या कह रहा है? तो जैसे अब हम देखें कि जो आपका फरवरी का डेटा है वो ये कहता है कि 54.9 जो है वो इंडेक्स रहा है पीएमआई का, जो है आपका फरवरी में। लेकिन वो मार्च में थोड़ा सा कम होकर 54 रहा है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स इसमें, क्योंकि 50 से ऊपर कोई भी जो है अगर आपका पॉइंट होता है पीएमआई में, तो इसका मतलब यही होता है कि वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है 50 से ऊपर है दोनों में, फरवरी में भी मार्च में भी, तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की। ठीक है, तो इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? S&P ग्लोबल जो है वो इसको रिलीज़ करते हैं। और ये होता क्या है अब? ठीक है, अब इस पे आते हैं, होता क्या है, जो बेसिक्स पे आते हैं अब। तो ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मंथली सर्वेस 400 जो है आपके कंपनीज़ के जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं उनसे और सप्लाई एग्जेक्टिव से सर्वे करवाया जाता है कि उन्होंने जो है क्या उन्होंने कोई उनके पास जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है उनसे कि क्या जो है वो कोई एक्सपेंशन देख रहे हैं अपनी अपनी जो है बिजनेस एक्टिविटी में एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ। ठीक है, तो उनसे 400 के आसपास जो है बिजनेस मैनेजर्स जो हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उनसे जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को बताता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो याद रखो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही नहीं होता है ये आपके सर्विसेज सेक्टर में भी कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चनर है जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जो फिल करने होते हैं इन्हें, उसमें कि कितने न्यू ऑर्डर्स आए। अगर वो ऑर्डर जैसे फरवरी के मुताबिक अगर बढ़े हैं तो वो आपका जो है इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटपुट कैसा रहा, एम्प्लॉयमेंट कैसी रही है, सप्लायर ने डिलीवरी टाइम पर दी है या नहीं दी है, कितनी आपकी डिलीवरीज आई हैं, इन्वेंट्री कितनी बची है आपके पास, कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर न्यू आया है। ये सारी चीज़ों को बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि एज पर जो परचेजिंग मैनेजर कौन होता है, जो सारा डील कर रहा है कि कितना सामान आ रहा है और कितना सामान बिक रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर ही वो डिसीजंस लेता है। तो इसीलिए उनकी जो ओपिनियन है वो रियलिटी को दिखाता है कि जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किसी भी जो है कंट्री की या इकोनॉमी में कैसी चल रही है। तो अब याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विसेज सेक्टर में भी ये जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 50 से ऊपर है तो इसका मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इकोनॉमी में एक्सपैंड हो रही है। अगर कम है 50 से तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि इकोनॉमी में बूम है या फिर इकोनॉमी में रिसेशन की स्थिति आई है या नहीं आई है। ठीक है, जनरली ये स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही निकाला जाता है, तो हमको पूरे जो है वो पिछले महीने की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, इवन जो कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी पीएमआई के ही बेसिस पर जो है इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन लेते हैं। और ये जो है पीएमआई आपका बॉन्ड या फिर करेंसी मार्केट्स को भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी को विज़ावी अलग बाकी कंपीटिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले जो है उसकी अट्रैक्टिवनेस को भी शोकेस जो है यही करता है आपका पीएमआई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत कम आपको लोगों को पता होगा, बट ये पिछले आई थिंक दिसंबर से न्यूज़ में है, पिछले से पिछले दिसंबर में भी न्यूज़ में आया था ये। तो हो सकता है कि यूपीएससी जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस सर्विस को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो ये एक ऐसी सिंगल पॉइंट फैसिलिटी दे रहा है जिसमें कि आपको सारी परमिशंस, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेज जो लेनी होती हैं आपकी जो है सैटेलाइट टीवी चैनल्स को, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स को, प्राइवेट रेडियो चैनल्स को, उन सबको एक ही पॉइंट पर मिल जाएगा। ठीक है, अब उनको उसमें क्या होगा कि एप्लीकेशंस उनको फाइल करने में आसानी हो जाएगी, एक ही जगह से वो फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन और ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी एप्लीकेशन मूव हो रही है आगे। ठीक है, हर तरह की लगभग परमिशन, रजिस्ट्रेशन करवाना, एप्लीकेशन ट्रैक करना, फ़ी को कैलकुलेट करना और इवन पेमेंट भी करना फ़ी की, वो सब कुछ ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल से वो कर सकेंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में भी इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जे फॉर्म। तो पंजाब के जो मंडी बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो जे फॉर्म है उसको अब डिजिटाइज फॉर्मेट में फार्मर्स के व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दिया जाया करेगा इस रबी प्रोक्योरमेंट सीजन से। ठीक है, तो अब ये कैसे बेनिफिशियल होगा? तो अब ये पहली बात तो जे फॉर्म क्या होता है? जे फॉर्म होता है जो फार्मर ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेची है तो उसकी जो रिसीट है, सेल रिसीट है, उसको हम जे फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जनरली पंजाब में खासकर क्या होता था कि आड़तियों को जो है आपके फार्मर्स बेचते थे तो आड़तियाँ उनको मैनुअली हाथ से लिखकर जो है वो जो है उनको ये सेल रिसीट देते होते थे। लेकिन अब आड़तियों के ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि जब तक वो नहीं देंगे तब तक उनकी सेल रिसीट जो है उनको उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए पंजाब
सबसे पहली स्टेट बनेगी कंट्री में जो जे फॉर्म को डिजिटाइज करेगी, मतलब व्हाट्सएप नंबर पर ही उनके जो है ये सेल की जो रिसीट है वो चली जाया करेगी, ठीक है। तो उनकी डिपेंडेंसी जो है आड़तियों पे वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पंजाब हरियाणा कनाल वाटर डिस्प्यूट। तो अभी आपको पता है SYL कनाल का डिस्प्यूट जो है वो दोबारा से न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि हरियाणा की विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक कनाल जो है उसको उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, कहा है कि हमें वो वाटर शेयर करे पंजाब। तो इस डिस्प्यूट को देखना पड़ेगा कि क्या डिस्प्यूट है ये। तो एक्चुअली जो है रावी और ब्यास का जो वाटर है वो शेयर करने का, पंजाब को शेयर करने के लिए ये डिस्प्यूट है कि पंजाब शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि SYL कनाल में ये मैंडेट था कि उनको शेयर करना है ये कनाल बनाकर, ठीक है। तो जब हुआ क्या कि 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब जब हुआ, तो कुछ जो है शेयर ऑफ वाटर रावी और ब्यास का वो हरियाणा के भी हिस्से में आया, ठीक है। लेकिन पंजाब ऑफ कोर्स देने को मना कर रहा है उसको, ठीक है, क्योंकि पंजाब कह रहा है कि हमारे पास अपनी ही स्टेट को जो है वो पानी की जो है पूर्ति के लिए वो इतना पानी नहीं है, तो हम हरियाणा को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या शेयर है, क्या बैकग्राउंड है इसका। तो अब जो वाटर फ्लो होता है रावी और ब्यास से वो कैलकुलेट किया गया उस टाइम पर जब 1956 के आसपास कि कितना है वो है 15.85 मिलियन एकड़ फीट MAF, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1955 में कि ऐसा करते हैं, राजस्थान और उस टाइम पर अनडिवाइडेड पंजाब था, तब हरियाणा नहीं बना था, राजस्थान पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर को हम में डिवाइड करते हैं 8, 7.20 और 0.65 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब रीऑर्गेनाइज हो गया, पंजाब में से हरियाणा बन गया। तो जो पंजाब का जो 7.20 ये टोटल अनडिवाइडेड पंजाब का शेयर था, उसमें से 7.20 में से 3.5 हरियाणा को दे दिया गया और बाकी जो है वो पंजाब को एलोकेट किया गया। लेकिन जो है 1981 में दोबारा से रीअसेसमेंट हुई और ये देखा गया कि अब जो है रावी और ब्यास में 17.17 जो है MAF पानी आ चुका है, ठीक है। तो उसमें फिर दोबारा से रीएलोकेशन हुई, तो 4.22 MAF जो है वो पंजाब को एलोकेट हुआ, 3.5 जो है वो हरियाणा को एलोकेट हुआ और 8.6 जो है वो राजस्थान को एलोकेट हुआ, ठीक है। फिर SYL कनाल की ज़रूरत कहाँ पड़ी? SYL कनाल जो है 1982 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थे उन्होंने शुरुआत करी, उसकी लॉन्च किया उन्होंने SYL कनाल को। और उसमें होना क्या था कि रावी और ब्यास का जो शेयर हरियाणा का है 3.5 MAF, उसके लिए कनाल बनाई गई शेयर करने के लिए। पंजाब से बननी थी वो कनाल 214 किलोमीटर का, कपूरी विलेज पटियाला में कनाल शुरू होनी थी, वहाँ पे बनानी शुरू करनी थी। तो 122 किलोमीटर की पंजाब में कनाल बनती, 92 किलोमीटर की हरियाणा में बनती। तो हरियाणा ने तो अपनी कंप्लीट कर ली 92 किलोमीटर की, लेकिन पंजाब में जब ये शुरू हुई खुदाई इसकी, तब वहाँ पर अकाली दल जो है उन्होंने एजिटेशन लॉन्च किया कपूरी मोर्चा नाम से और उसको बनने से रोका, ठीक है। तो फिर 1985 में राजीव और लॉन्गोवाल अकॉर्ड जो हुए, उसमें जो है लॉन्गोवाल ने साइन किया कि हाँ एक न्यू ट्रिब्यूनल बनना चाहिए टू असेस द वाटर, ठीक है। फिर इसी के बेसिस पर इराडी ट्रिब्यूनल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालकृष्णा इराडी द्वारा, और 1987 में उन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि दोनों पंजाब और हरियाणा दोनों का जो शेयर है वो उसमें इंक्रीज़ होगा, रावी और ब्यास में जो है पानी बढ़ गया है। तो पंजाब का 5 MAF और हरियाणा को 3.83 MAF वाटर जो है वो एलोकेट हुआ, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ पंजाब में मिलिटेंसी का पीरियड आ गया उस टाइम पर, क्योंकि लॉन्गोवाल जी ने जो है वो अकॉर्ड करके ये एग्री किया था कि एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए टू असेस द वाटर, तो उनको भी मार दिया गया मिलिटेंट्स द्वारा। फिर उस टाइम पर जो SYL पे जो चीफ इंजीनियर काम कर रहे थे उनका भी मर्डर हो गया, और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनका भी मर्डर कर दिया गया मिलिटेंट्स द्वारा, ठीक है। तो उस टाइम पर जितने फिर पंजाब के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा सेंटर को कि आप ये जो है SYL कनाल मत बनाओ, क्योंकि इससे जो है मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर अब पंजाब क्यों नहीं देना चाहता है पानी? पंजाब जो है वो कहता है कि SYL कनाल इसलिए वैलिबल नहीं है क्योंकि पंजाब के जो है ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है, इवन इरीगेशन पर्पसेस के लिए भी उनके पास पानी नहीं बचा है, और पंजाब के बहुत से एरियाज़ जो हैं वो 2029 तक ड्राई हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि 79% ऑफ स्टेट का जो एरिया है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, गवर्नमेंट जो है वो किसी और के स्टेट के साथ अपने पानी को शेयर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर हरियाणा भी ये क्लेम करता है, हरियाणा कहता है कि हमारे को तो शेयर दिया गया है, हमारे को जो है रावी और ब्यास का वाटर का शेयर दिया गया है, और जो है हमारी भी तो इरिगेशन की प्रॉब्लम है, हमारा भी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, और सेंट्रल फूड पूल में हम भी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं वीट और अपना राइस का, तो आप जो है हमारे राइटफुल शेयर को जो है वाटर के वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो यही डिस्प्यूट है, बहुत बार ये डिस्प्यूट जो है वो सामने आ जाता है जब भी कोई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर जब पावर में होती हैं पंजाब और हरियाणा में,
करने, तो ये डिस्टर्ब करने के लिए ये डिस्प्यूट बार बार सामने आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है थर्ड पार्ट ऑफ IPCC's सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो अभी आपको याद होगा कि हमने अगस्त में इसका फर्स्ट पार्ट आया था, रिलीज़ हुआ था, उसको डिस्कस किया था। अब फरवरी में इसका सेकंड पार्ट आया था और अब अप्रैल में इसका थर्ड पार्ट आया है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो बेसिक देखते हैं कि IPCC क्या है। तो IPCC जो है इसको 1988 में बनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है। अब IPCC खुद तो कोई रिसर्च करता नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड जो है वो रेलिवेंट साइंटिफिक लिटरेचर जो है इनके साथ शेयर करते हैं और उसी के बेसिस पर लॉजिकल कंक्लूजन जो है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट रिपोर्ट सबसे पहले IPCC ने 1990 में बनाई, उसके बाद 95 में, 2001 में, 2007 में और 2015 में रिपोर्ट्स, 5 रिपोर्ट टोटल आ चुकी हैं। अब जो सिक्स्थ रिपोर्ट है वो 2021 में आई अगस्त में, उसके पहला पार्ट जो है वो अगस्त में रिलीज़ हुआ, जो उसका सेकंड पार्ट है वो अभी फरवरी 2022 में रिलीज़ हुआ और अब ये अप्रैल 2022 में इसका थर्ड पार्ट रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो था वो हमने याद होगा आपको कि उसमें बताया गया था कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हीट वेव्स आएंगी, एक्सट्रीम रेनफॉल की सिचुएशन होगी, डेंजरस राइज इन सी लेवल होगा और ड्रॉट और मेल्टिंग ग्लेशियर की प्रॉब्लम रहेगी और 1.5 डिग्री जो सेल्सियस वार्मिंग है वो बहुत ही मुश्किल होगा उसको हमको कंटेन करना, ठीक है। हमने जो है पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया था कि हम 1.5 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे टेम्परेचर, बट वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन हमने नहीं लिए हैं, तो ये इससे ऊपर तो आराम से बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो है वो अगले 2 डेकेड्स में बहुत पॉसिबल हैं, तो उसके बारे में ही ये सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहा था। अब ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर एमिशंस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। अगर 2030 से पहले पहले हमने एक्शन कोई नहीं लिया तो फिर उसके बाद कोई भी एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। सो उसमें और ये भी कह रहे हैं कि 2030 के बाद अगर हमको इवन 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट भी अचीव करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से उसको हम कर पाएंगे, ठीक है। फिर वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में खासकर हमको मेजर ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, खासकर जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं जो उनके पास कार्बन कैप्चर और स्टोर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको 2050 से पहले पहले हमको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम ये सोच सकते हैं कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम के अंदर रख सकेंगे, ठीक है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। सो ये हमारी थर्ड रिपोर्ट कह रही है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Purchasing Managers Index. So recently, as per the Manufacturing Purchasing Managers Index data, so this one is the manufacturing one, the manufacturing PMI. This data is saying that the manufacturing activity in the country has grown at a slower pace in March 2022 as compared to February 2022. So this data has been released by S&P Global. So this manufacturing PMI was 54 in March, but it was 54.9 in February. So there is a slight decrease. Of course, the economic activity is expanding, but the expansion growth or the expansion rate in March has been considerably, or not considerably, but a little lower than compared to February. Okay, so we do not need to worry about that because any point above or any figure above 50 means expansion in manufacturing activity. Okay, so greater the number is above 50, the stronger will be the expansion in activity. Okay, so this manufacturing PMI is released by S&P Global. You know that we have discussed about it above. So what is this PMI? So it is basically a survey or which is calculated monthly on the basis of purchasing managers inputs. Okay, so even the supply executives and the purchasing managers of specific companies, around 400 companies participate in this survey, and they give their inputs in a questionnaire to indicate, which indicates the economic health of the manufacturing sector. Okay, so a questionnaire is provided to these purchasing managers and supply executives which asks them about the factual information on variables like what kind of new orders are there in their company, what is the output of is there any increase in the output, or has there been a decrease in their output as compared to the last month. So based upon all these data, employment, supplier deliveries, inventories, they answer the questions, and based upon this survey, this PMI is calculated. Okay, so it is calculated separately for manufacturing and services sector. Of course, this one is pertaining to the manufacturing sector,
And why is it important? So it is important to gauge the boom and bust cycles in economy. Okay, so based upon this data, we can see if there is an expansion or contraction in the economic activity in any country. So generally, because it is released at the start of the month, it serves as the leading indicator of economic activity. Even the central banks use this PMI data to take decisions on interest rates. Okay, it also influences the bond and currency markets, and it basically enhances the attractiveness of an economy vis-a-vis the other competitive economies. Okay, so now let us see the next topic, which is broadcast seva portal. So Union Minister of Information and Broadcasting has launched this broadcast seva portal, and it is a single point facility which is meant to which is meant for the private satellite TV channels, teleport operators, community and private radio channels. So they basically go for taking permissions from Union Ministry of INB. They apply for registration. They can track their applications through the single point portal of broadcast seva portal, and they can even calculate their fee and make payments to this portal. Okay, so this will basically reduce the turnaround time of their application, and it will also help them to track the progress of their applications. Okay, so it is soon the ministry is planning to link this broadcast seva portal to the national single window system also. Okay, so the next topic is J form. So Punjab Mandi board has decided that they will digitize this J form, and they will send this to the WhatsApp number of farmers. Okay, so what is this J form? So it is basically the sale receipt of a farmer's agriculture produce that they sell in mandis. Okay, so generally in Punjab, especially because Punjab farmers generally sell their produce to the artiyas, that is the commission agents. So what was the earlier practice? So because they used to sell it to artiyas, so artiyas were issuing them manual J forms. Okay, but now to eliminate the intermediaries like artiyas, this digital J form would be sent to the farmers, and it will give them a clear record of the crop sold and income received in the form of their agriculture produce sale. Okay, so it will of course bring transparency, and it will also empower the farmers. So Punjab has become the first state in the country to digitize this J form. Okay, so the next topic is Punjab Haryana Canal, SYL Canal water dispute. Okay, or a broader term is canal water dispute. So this Haryana Vidhan Sabha has recently passed a resolution which seeks completion of the Satluj Yamuna link canal, and this has bring back the focus to the contentious issue of water sharing between Punjab and Haryana. So what is this dispute? So basically this dispute pertains to the sharing of river waters of Ravi and Beas between the two states. The issue dates back to 1966, when this state of Haryana was carved out of Punjab, and Haryana has been demanding their fair share of water from the state of Punjab. Okay, so before the formation of Punjab in 1955, the Ravi and Beas water was assessed, and it was found to be 15.85 million acre feet per year. Okay, so the Union government in a meeting decided in 1955 that the three stakeholders, Rajasthan, the undivided Punjab, because Haryana was not there at that time, and Jammu and Kashmir would get 8, 7.20 and 0.65 MAF of water respectively. Okay, but after 1966, when Haryana was formed, the center issued a notification that out of the 7.2 MAF water allocated to Punjab, 3.5 would be allocated to Haryana, because Haryana has been created as a separate state. Okay, so in 1981 there was another assessment, and it found that Beas and Ravi had 17.17 MAF of water, out of which 4.22 was allocated to Punjab, 3.5 was allocated to Haryana, and 8.6 was allocated to Rajasthan. Okay, but how this 3.5 were to be transferred to Haryana? Okay, so for that SYL canal was proposed. So in 1982, PM Indira Gandhi started the construction of SYL canal from Punjab to Haryana. So
it was proposed to be 214 kilometer of canal, out of which 122 kilometer was to cross Punjab and 92 kilometer was would have to be in Haryana. So Haryana constructed their part of canal, but the 122 kilometer portion which was to be constructed in Punjab, it was started in Kapuri village in Patiala district. But the Akalis launched this agitation in the form of Kapuri Morcha, and they stopped the construction of the canal. And that's why in 1985, when Rajiv Longowal Accords were conducted, or they were signed, the Akali Dal chief Sant Harchand Singh Longowal agreed to creation of a new tribunal to assess the water. So this Eradi tribunal was made by in 1987. This tribunal reported that there should be an increase in the shares of Punjab and Haryana both to 5 MAF and 3.83 MAF respectively. Okay, but of course Punjab turned obstinate. It did not want to share any water with Haryana. So for that, Longowal ji was killed by militants in 1985, and the chief engineer who was involved in construction of canal and the superintendent engineer who was also participating in this SYL canal activity were killed by militants. So Punjab leaders cautioned the central government that this issue of SYL canal should be shelved off and it should not be raked up once again. Okay, but what were the arguments given by Punjab? So Punjab said that it does not have any water and it may go dry after 2029 because they have overexploited their groundwater for irrigation purposes. Okay, so 79% of the state's area is overexploited. Of course, the water in the state is the water table in the state is going down substantially, and the government of Punjab said that sharing water with any other state is just impossible for them. Okay, but the Haryana government claimed that it has its rightful share in the water because they have been allocated the waters with repeatedly by several tribunals, and even their underground water had depleted up to 1700 feet. So there was a problem of drinking water in Haryana also. Okay, so that's why they have been claiming their rightful share, but this dispute remains under the ground, and it keeps on coming back occasionally whenever there is especially when there are separate governments in the state of Punjab and Haryana. Okay, so now let us see the next topic, which is the third part of IPCC's sixth assessment report. So you may be remembering that we have already discussed about the first and second part, which were released in August 2021 and February 2022 respectively. So this third part of the sixth assessment report has been released recently on Monday. So first of all, we have to see what is this IPCC. So this was of course set up by the World Meteorological Organization and the UN Environment Program in 1988, and it does not conduct any scientific research by itself, and it rather engages with other scientists around the world, and it prepares the relevant it goes through the relevant scientific literature to draw up the logical conclusions. Okay, so you know that the first assessment report was made by IPCC in 1990. After that, successive IPCC reports came up till 2015. This 2021 report was the sixth one. So the first part was released in August 2021. The second part was released in February 2022, and now in April 2022, the third part has been released. Okay, so the first part was, of course, we have discussed about it, that it talked about intense and frequent heat waves, increased incidents of extreme rainfall, rise in sea levels, droughts, melting glaciers. So the second report also talked about climate change induced disasters, which were likely in the next 2 decades. Now the third part of the report is saying that if the emissions continue to rise, it will be difficult, or it would be impossible to control the global temperature increase within the 1.5 degrees Celsius bracket. Okay, so even the 2 degrees Celsius target which the world has set up would be very difficult to achieve after 2030. Okay, so but they have accepted that the rate of growth of emissions has
reduced definitely. So maybe good policies and laws have been made by the government. So it has already governments worldwide. So it has started to show some impact. But they have also said that energy sector requires a major transition. So especially in the coal-fired power plants, which do not have any technology to capture and store carbon, they need to be shut by 2050 if the world aspires to limit global temperature rise to 1.5 degree Celsius. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.